मैं इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में हूँ। यूजीसी के जो रूल्स आए हैं, नियम्स आए हैं, उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और छात्रों में भी बहुत विमर्श चल रहा है। इनसे ही जानते हैं बिना कुछ बहुत भूमिका बनाए, आखिर क्या दिक्कत है। यूजीसी ने जो गाइडलाइन लाई है वो एक नेक मंशा के साथ लेकर के वो समाज में आया है। वो प्रयास करना चाहता है कि समाज में समानता स्थापित हो। लेकिन जब हम इस गाइडलाइन का अध्ययन करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है क्या उसकी मंशा जो है वो पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। बात आपकी नीति की नहीं है, आपकी नीयत की नहीं, आपका नीयत और नीति साफ है, लेकिन उससे न्याय जो जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये गाइडलाइन लगाएंगे तो बच्चों को न्याय मिलेगा, तो हम जब आप समाज के एक तबके को छोड़ देते हैं तो हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न इसमें उठ करके यही आ रहा है कि एक समाज का एक बड़ा तबका जो कुछ बोलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो तबका आज डर रहा है। मैं इस विश्वविद्यालय के साथ साथ और भी विश्वविद्यालयों में जब हम लोग जाते हैं, और अभी इधर 3-4 दिनों में हम लोग को जो घूमने को मिला, अपने लखनऊ के ही कैंपसेस में घूमने को मिला, हमें ये देख करके बड़ा दुख हो रहा है कि आज शिक्षक तक डर रहे हैं। शिक्षक बोलने से डर रहे हैं, छात्र आपस में बातचीत करने से डर रहे हैं। और जो यहाँ आपको अभी कैंपस में, आज चूँकि 26 जनवरी की वजह से कैंपस बंद है, फिर भी अगर आप कैंपस घूमेंगे तो आप बच्चों का पता ही नहीं लगा सकते हैं कि हम और ये अगर साथ घूम रहे हैं तो हम और ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय। जाहिर सी बात है, जाति धर्म से अलग हटकर शिक्षण संस्थाएं रही हैं। राजशेखर, क्या है ये सब। आप सर अगर विश्वविद्यालय में घूमेंगे, हॉस्टलों में रहेंगे तो आप भी कभी भी भेद नहीं कर पाएंगे कि एक साथ रहने वाले, खाने वाले, घूमने वाले, एक समरसता का भाव है। विश्वविद्यालय हुए, कैंपसेस हुए, यहाँ कभी भी आपको छात्र एक साथ हैं। वो तो समझ में आ गया, ये क्या आ गया। मैं बता रहा हूँ इसमें क्या कर दिया इन्होंने कि इनके जो नियति थी वो सही थी। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि सरकार भी ईडब्ल्यूएस देने वाली थी, इसलिए कोई समाज के साथ अन्याय नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसमें इनको एक कानून ऐड करना चाहिए था कि अगर कोई गलत करा है तो उस पर पेनल्टी लगे, उन पर जुर्माना लगे, तो कोई इसमें विद्वेष के भाव से नहीं कर पाता। अभी क्या है कि जनरल कैटेगरी एकदम से छोड़ दिया गया। जैसे मैंने कहा, ये बात मैंने पोस्ट पे लिखी थी कि इससे आपके ये 5 समाज मिलकर एक अंगूठी, एक समाज भारतीय समाज है, इसमें अगर एक उंगली कमजोर है तो उसकी हम दवा करेंगे, उपचार करेंगे, मजबूत हो, ना कि दूसरे हाथ की एक स्वस्थ उंगली को काट देंगे बराबरी का नाम पर। आप इसमें जनरल कैटेगरी को भी शामिल करिए कि उनके साथ भी अगर भेदभाव हो, क्योंकि यही देश है, यही समाज है जहाँ कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ जो अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो ये भी नारा लगाते हैं कि ब्राह्मण बनिया छत्री चोर, बाकी सब BS4, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। यूजीसी में क्या उनके लिए कोई कानून बना है कि जो ऐसे असामाजिक तत्व विश्वविद्यालयों में घूम रहे हैं उनके साथ क्या होगा, उनके लिए कहाँ जाएगा वो जनरल छात्र जो पढ़ रहा वो कहाँ जाएगा। ये समरसता को तोड़ेगा। विश्वविद्यालय जोड़ने के लिए होते हैं, कॉलेजेस जोड़ने के लिए होते हैं। शिक्षित व्यक्ति को कहा जाता है कि समाज में भेदभाव से परे होता है। यूजीसी के ये रूल्स विश्वविद्यालय के छात्रों को जोड़ेगा या तोड़ेगा। सबसे पहले तो नमस्कार जी। ये जो नियम हैं ये पूर्ण रूप से विद्यालय को तोड़ने वाले हैं। जैसा कि मैं इसको दो बातों से लेना चाहता हूँ। पहला, जब भी किसी बड़े विश्वविद्यालय में देखिए, जेएनयू आदि संस्थाओं में, वहाँ पे नारे लगते हैं कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार। अगर ये नियम वास्तव में सिक्योरिटी देता है, इक्विटी देता है, जो इसका इक्विटी रेगुलेशन है, तो इसमें सामान्य वर्ग को भी जोड़ना चाहिए था, जिससे वास्तव में एक बराबरी आए। और दूसरी बात कि जैसा कुछ लोगों को ये मानना है कि ये सरकार ने ईडब्ल्यूएस दिया है, मैं इसका कोई पक्षधर नहीं हूँ। ईडब्ल्यूएस तभी आया था जब यहाँ पे भारत में ओबीसी में इन्होंने बहुत सारी जातियों को डाल दिया था, तो इनको ईडब्ल्यूएस देना आवश्यक हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि नहीं देते तो फिर और विरोध होता। जहाँ तक इसमें आया है, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने स्वर्णों की बेटी के बारे में बोला था। अब आप इसको सोचिए, जब पूरी मानसिकता ही स्वर्ण विरोधी है तो ये गाइडलाइंस सारे लोगों को इक्विटी देके स्वर्णों को ही छोड़ रहे हैं, फिर ये किस प्रकार से सामान्य ये नियम है जो सभी को एक साथ लेके चलते हैं। तो ये जो यूजीसी के रूल्स हैं वो पिछड़ा, दलित, सवर्ण यूनिवर्सिटीज़ के लिए कौन सी मंशा है इसके पीछे। सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकारों की मंशा हो सकता है कि उनकी नीयत ठीक हो, पर जिन अधिकारियों ने ऐसी कमरों में बंद होकर के ऐसे नियम बनाए हैं, क्या होता है कि अधिकारी जब सरकार चलाने लगते हैं तो ऐसी खामियां दिखने को मिलती हैं। क्योंकि अधिकारी जो होते हैं, जो ये कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम अधिकारी हैं, हमको जनता से रूबरू होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ठीक है साहब, लेकिन ये बताओ कि इनकी जात, इनके धर्म, इनके समाज,
इनके पंथ से कुछ लेना देना बहुत रहता है क्या? नहीं, विश्वविद्यालयों में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम विश्वविद्यालय में आते हैं तो हमारी जो सामाजिक चप्पलें हैं हम उतार के आते हैं। हम वहाँ पे केवल विद्यार्थी बन के आते हैं और हमारी एकमात्र पहचान विश्वविद्यालय में बचती है विद्यार्थी, और जो पढ़ाने आ रहा है वो शिक्षक बचता है। इसके अलावा हम कोई किसी समाज से उससे क्या फ़र्क पड़ता है यदि हमारे शिक्षक और विद्यार्थी यही नाता है विद्यालय विश्वविद्यालय इस बीच, इस संस्था के बीच में। फिर ये अगड़ा पिछड़ा दलित, क्या सवर्ण बालकों के साथ अन्याय या न्याय नहीं होता? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूजीसी ने जो नियम पारित किए हैं उसमें जनरल कैटेगरी को तो उन्होंने साफ कर दिया है। अब मैं जेएनयू की बात नहीं करूंगा, मैं किसी अन्य विश्वविद्यालय की बात नहीं करूंगा। इसी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर रहे हैं जो ब्राह्मणों को क्लासेस में घुसने से मना किए हैं। आज से 2 साल पहले रोहित वेमुला की जयंती पे इसी विश्वविद्यालय के टैगोर लाइब्रेरी के जस्ट सामने एक धरना होता है जिसमें नारे लगते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो या ठाकुर भारत छोड़ो, जो भी अन्य नारे ऐसे लगाए जाते हैं जातिगत, जो कि अन्य विचारधारा के लोग थे। मैं भी एक मुस्लिम वर्ग से आता हूँ। ये बताइए, मैं सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पे खड़े सब लोगों से कि देश में डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग नागरिक हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, धर्म हैं, तो किसको ये हक होता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा लगाए? उनके लिए कोई बिल नहीं पारित हो सकता है? आखिर इस देश में ओबीसी वर्ग है, एससी एसटी है, जनरल है, सबके आपने जनरल को हटा करके सिर्फ 3 जातियों को, 3 वर्ग को ही आपने टारगेट किया है। जनरल वाले बच्चे कहाँ जाएं? आप नियम में ये भी तक भी है कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी किसी बच्चे के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, जो कंप्लेन अगर करता है एससी एसटी या ओबीसी के बिरादरी से आता है, तो उस इंस्टीट्यूशन को भी वो लोग लिस्ट से हटा देंगे। तो आखिर ये एक वेपन की तरह भी तो इस्तेमाल कर सका जा सकता है। सरकार यानी को आपका कहना है कि जो महिला उत्पीड़न का केस है, दहेज उत्पीड़न का केस है, दलित उत्पीड़न का केस है, ये सब जिस तरह से इसका बेजा इस्तेमाल होता है वैसे ही इस्तेमाल इस कानून का भी होगा? देखिए, बहुत सारे केसेस आप पत्रकार महोदय हैं, आपने देखे होंगे कि मैंने अभी जल्दी में एक केस पढ़ा था कि जिसमें एक महिलाओं का पूरा एक गैंग था जिसमें वो क्या करते थे कि पहले शादियां करती थी, ठीक, फिर उसके बाद वो तलाक लेते, एलिमनाई मांग करती थी। तो इस तरीके से अगर किसी को आपसी रंजिश होगी, अगर आप सिनेरियो मैच करें, तो क्या वो आपसी रंजिश के तरीके के वजह से इस नियम को एक वेपन की तरह यूज नहीं कर सकता है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। एक वेपन की तरह भी तो ये यूज हो सकता है। हथियार है, हथियार। आखिर इस देश में जब इतने वर्ग के लोग हैं तो इस नियम में जनरल कैटेगरी को हटाया क्यों गया है? और पहले तो SC ST एक्ट में ये भी था कि दंड भी दिया हुआ था कि इस पे इतना दंड है। इस नियम में क्या है कि अगर कोई झूठी शिकायत भी करता है तो शिकायतकर्ता के ऊपर कोई दंड नहीं है। अगर वो पाया जाता है कि सामने वाला दोषी नहीं है तो उस पर दंड भी नहीं है। ये कहाँ का नियम है? जनरल कैटेगरी आखिर कहाँ जाए, बताइए, आप बताइए। सवर्ण जो बालक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ जाएं? वो कहीं नहीं जाएं, वो रसातल को चले जाएं। यही सरकारें चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, लेकिन ये देखने वाली विषय कि अधिकारी चाहते हैं। बंद कमरे में बैठकर कोई भी नियम बना देना, धरातल पे क्या स्थिति है उसको ना जानना। मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाति विशेष का हूँ तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं छात्र हूँ यहाँ का। ये सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं तो इसलिए नहीं खड़े किसी जाति विशेष के, ये छात्र हैं यहाँ के। हम छात्र जब तक व्यक्ति होता है तो उसकी जाति छात्र होती है। आप पत्रकार हैं, आपकी जाति पत्रकार है, ना कि मैं आपको ये जानता हूँ कि आप किस बिरादरी के, मैंने आपसे पूछा है ना मैं जानता हूँ। तो उसी प्रकार छात्र की पहचान छात्र के रूप में होती है। हम आज विश्वविद्यालय में, इससे पूर्व में हम स्कूलों में रहे हैं, वहाँ पर स्थिति ये होती थी किसी बिरादरी का हो, बिरादरी बिना पूछे आदमी एक दूसरे का टिफिन शेयर करके खाता था। यहाँ भी लोग बैठ के बल्कि एक कप चाय ले ली, अगर 2 मित्र हैं वो बिना एक दूसरे की जात पूछे एक दूसरे से चाय शेयर कर लेते हैं। एक प्लेट में बैठ के समोसा छोला खा लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं से समाज वर्गीकृत एकजुट ना होकर वर्गों में बटेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा देने वाली सरकार है, आखिर कौन सा नियम लेके आ गई? ये नियम देखिए ऐसे आ गया कि अभी तक पूरे मामले अगर आप देख ले, यूजीसी का खुद का डेटा है कि 1100 कुछ मामले ही रजिस्टर हुए हैं पिछले 5 साल में, और 378 मामले इस साल पिछले साल हुए थे, जिसकी वजह से ये इक्विटी कमेटी बनाने के लिए बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है कि इतने मामले आ रहे हैं तो इनको देखना चाहिए कि हम कितने छात्र हैं पूरे विश्वविद्यालय। अगर आप देख लें कि करीब 2 करोड़ से ज़्यादा छात्र हम विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और इसमें से सिर्फ 300 या 400 मामले आ रहे हैं, तो इस तरह के मामले खुद ही कम है। ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर समान भाव सबके पास है। मैं खुद एक ओबीसी समुदाय से आता हूँ और इन लोगों को कभी मैंने नहीं देखा है कि कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई भी चीज़ हो। अच्छा, आप ओबीसी समुदाय मैं ओबीसी से हूँ। आप भी एक विरोध कर रहे हैं इसका? हम विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और मैं सारे कैटेगरी से आने वाले हर उन छात्रों को कहूँगा कि उनको भूल जाएं और एक साथ हो जाए, नहीं तो कटेंगे
और सब एक साथ कटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, सीधी सी बात है। तो आप एक साथ होइए, इसके विरोध में आइए, और या तो सबके लिए ये नियम है, इसमें जनरल कैटेगरी को भी लाया जाए, सारे सबके पे बात हो, और इसके लिए पेनल्टी का भी प्रोविज़न लाया जाए। अगर ऐसा होता है कि अगर गलत कंप्लेन की जा रही है या कोई कन्विक्शन नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ झूठा मामला लगा के इसको फंसाया जा रहा है, तो उसको वापस लें, उसके ऊपर पेनल्टी लगाएं जिस छात्र ने किया है। इन्होंने तो 24 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड करने का प्रोविजन डाल अच्छा, दिया। एक सवाल और भी है, जैसे कोई सवर्ण समुदाय की लड़की है और दलित या पिछड़ा लड़का है और उसको वो पसंद कर रहा है और लड़की उसको नापसंद कर रही है, फिर ये भी तो एक सवाल हो सकता है ना कि वो कहे कि नहीं, इसने तो मेरा ऐसा कुछ किया कि नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही एक विषय है भैया, नाम नहीं लूँगा और ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाऊँगा। हो सकता है क्योंकि भाई बदनामी की डर से लड़की सामने ना आए, हो सकता है किसी की भावनाएं आहत हो जाए कि वो शादीशुदा होते हुए किसी फॉरवर्ड कास्ट की लड़की को दबाव बनाए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए नहीं करती हो क्योंकि मैं किसी अन्य कास्ट का हूँ। मैं उसकी कास्ट पे भी नहीं जाऊंगा, हो सकता है किसी संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति हो वो, तो मैं उसकी जात पे भी नहीं जाऊंगा। नाम भी जानता हूँ, नहीं उजागर करना सही समझता हूँ उसको यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में किसी पे मानसिक दबाव बनाना, वहाँ पे स्थिति वो लड़की अगर चाहती तो उस पर जाके दूसरा आरोप लगा सकती थी, लेकिन उसने अपनी बड़प्पन दिखाया, उसने कोई आरोप नहीं लगाया कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम शादीशुदा हो, तुम क्यों ऐसा हरकतें कर रहे हो। तो इस प्रकार के विषय आएंगे लोगों, मतलब इसका दुरुपयोग होना निश्चित है। जब तक आप उस पर ऐसा कोई व्यवस्था तय कर दें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको समान अधिकार अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि भाई। अच्छा, एक सवाल और भी है ना, जैसे मान लो कि पिछड़े हैं। अच्छा, इसी पे जवाब देना जी, दो इस पर ऐड करना था थोड़ा सा। हाँ। बात यह है कि दलित समुदाय और जो सवर्ण समुदाय है, इनके शादी को लेके कि हाँ रोटी बेटी का वो होना चाहिए इस पे। असल में शुरुआत कैसी हुई? शुरुआत यहाँ से हुई कि कुछ एक वर्ग था जो उच्च बन गया और उसने अपना एक पूरा सिनेरियो बना लिया और शादी आपस में करने लगी। ये बात जातिगत नहीं थी, ये वर्ग की बात है। आज भी जो आदमी होगा वो राजकुमार है तो राजकुमार की जात पूछ के विवाह नहीं होगा, राजकुमारियत देख के विवाह होगा। लेकिन इसमें रीजन क्या है कि उनको शिक्षा नहीं पहुंचने दी जा रही। आज आप देखेंगे दलित वर्ग का एजुकेशन में सबसे कम योगदान है, ऊपर अगर हायर एजुकेशन मांगे और ज़्यादा कम हो जाएगा। ये किस कारण से हो रहा है? ये कारण से हो रहा है सरकारें जो नीतियाँ बना रही, उनके तो कोई शिक्षा पहुँचने नहीं देंगे। शिक्षा पहुँचने देंगे तो वर्ग उनका बढ़ेगा नहीं, वर्ग बढ़ेगा नहीं तो फिर शादियाँ होगी नहीं आपस में, और फिर इस पर राजनीति किस पे होगी? इसी तरीके के जातिवादी कानून लाके। आप कौन सी बिरादर से हैं? मैं अभिनव कुमार लिखता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जातिवादिता में बिलीव नहीं करता, तो मैं अभिनव कुमार लिखता हूँ। लेकिन ये कुमार लिखने का मतलब ब्राह्मण छोड़ दिया तो ये नहीं, वर्ग तो वो बना हुआ है ना जो एक ऊपर का है। तो वर्ग कहाँ से हटेगा? जब ऐसी शिक्षा व्यवस्था आएगी, शिक्षा व्यवस्था आएगी जिनमें इनका योगदान ज़्यादा होगा। और योगदान ज़्यादा होगा कब? जब ये जातिवादी कानून नहीं बनेंगे। जातिवादी कानून बनने का मतलब है कि उन्हीं में उलझा के इनको अपना केवल राजनीति रोटी सेकते रहेंगे और ये रोटी बेटी का नारा केवल चलता ही रहेगा। तो अगर करना है क्या भैया? सर मैं तो कहूँगा ये अंधा कानून है। ये स्वर्णों को एकदम दरकिनार कर दिया गया। स्वर्ण जो हमेशा राष्ट्रहित की बात करते हैं, उनके विरोध में कानून लाया गया है। विश्वविद्यालय में तो हमारे दोस्ती यारी में कोई जातिवाद नहीं होता है, तो इस तरह का कानून बिल्कुल गलत है, हटना चाहिए ये। हटना चाहिए जी बिल्कुल। एक सवाल और भी है कि पिछड़ा और दलित, मान लीजिए कि आप पिछड़े हैं और कोई दलित लड़का जो है उसको आपसे आपत्ति हो गई और उसने आप पे चढ़ाई कर दी, तो यहाँ क्या है खेल? जैसे हम लोग छात्रावासों में रहते हैं तो कई बार ऐसे विषय देखने को मिलते हैं कि किसी के मित्र को आपने कुछ बोल दिया तो उसका साथी तैयार हो जाता है कि चलो मैं SC ST एक्ट लगवा देते हैं। दूसरा, और इसी में एक विषय और भी आता है कि हमको मत बोलना, क्योंकि मुझे एक सिंबल प्राप्त है, मैं उस जाति विशेष से आता हूँ, तो आप मुझे हट भी नहीं कर सकते, बल्कि वो आप मुझे थप्पड़ भी मार सकता है। और कई मामले विश्वविद्यालय में हमें देखने को मिलते भी हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय में घटना हुई जिसमें एक बारात और लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ। बच्चे जानते भी नहीं थे वो किस कास्ट की बारात, लेकिन तब भी उनके ऊपर SC ST लगा दिया गया। पहले ही सवर्ण समाज SC ST जैसे कानूनों से परेशान है, उसके ऊपर से ऐसे दूसरा कानून आ गया, कानून आक्रमण कर देना। बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि SC ST से कैसे बचे, वो OBC से कैसे बचे, और उत्पीड़न से कैसे बचे। और आप जहाँ शादी जिनकी हो गई वो दहेज उत्पीड़न से बिल्कुल। कैसे बचे? और जैसे शिक्षक है वो तो विद्यार्थी क्लास में गया तो सूर्य के समान है, सब पे समान भाव से अपनी रोशनी दे रहा है। वो नहीं पूछ रहा है कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस संप्रदाय के हैं, आपका रंग क्या है, वो तो सबको समान भाव से पढ़ा रहा है। लेकिन आप उसके ऊपर, आप उसके मन में एक ऐसा जो कहावत कही गई है कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, तो ये सरकार की मंशा को साफ साफ से दिखाता है कि वो वोट बैंक के लिए किस प्रकार से जा सकती है। क्या है UGC को खुला छोड़ दिया गया है? भैया देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात करती है राम राज्य की। ये जो कानून लाया है इन्होंने, ये राम राज्य की भावना के ही अनुरूप नहीं है। राम राज्य का मतलब क्या होता है? उसका आधार स्तंभ है कि सबको समान न्याय। ये कानून जो लाया गया, इसमें पहले ही एक वर्ग को बाहर करके, ये तो राम राज्य की मूल भावना के ही खिलाफ है और
राम राज्य की मूल भावना के खिलाफ तो है ही, साथ ही साथ ये संविधान की भी मूल भावना के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है सारे नागरिक जितने हैं हिंदुस्तान के उनको एक समान अधिकार मिले, मगर ये कानून पहले ही लाया गया एक बड़े हिस्से को, समाज के एक बड़े हिस्से को। जातीय जनगणना की बात करते हैं, अगर जात की जनगणना भी कर लें तब भी 20-25% चंक इकट्ठा समानता के खिलाफ है। जी बिल्कुल। तो ये जो जब चल रहा है ये सब राजनीति से है क्या? राजनीति से नहीं है, क्या है यूजीसी पहले तंत्र जो होता है उसे खूंटे से बंधा होता है, तो ये तंत्र खूंटे से हट चुकी है यूजीसी, तो खुला हो अभी छुट्टे सांड की तरह घूम रही है, तो सांड हो गई, बिल्कुल सांड हो गई है। आप खुद सोचिए, इस तरीके का कानून बना रही है। यहाँ विश्वविद्यालय में यूजीसी वहाँ देखने आई थी क्या? आंकड़े आते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि 75% SC/ST फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, तो ऊपर यूजीसी ने क्या किया, पिछली बार एक मांगा था राय कि ओबीसी को शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उस बार आंकड़े आए, उन्होंने शामिल कर लिए। उनको जो अधिकारी उसमें बैठे हैं उनको इतना नहीं पता है कि यहाँ पर आकर के देख ले, पहले तो एंट्रेंस होता है, उसमें हम उनको जो बाबा साहब बनाए वो चलता आ रहा, उसमें वो आ गए। उसके बाद हमारे साथ बराबर भी बैठते हैं। आप चलिए, मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ मेरे साथ बैठते हैं, अगर एक मुक्का उनके मारूंगा तो 10 मेरे मार लेंगे। कहाँ का भेदभाव है? केवल यूजीसी क्या चाहती है कि उनको जैसे क्या है SC/ST OBC भाई हमारे जो है उनमें शिक्षा की जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको और पढ़ाएं तो वो आगे बढ़े। तो एक बंदूक पकड़ा दिया है कि ये लो AK-47 चलाओ, जिससे वो भी अपराधी बन जाए। तो यूजीसी क्या है, SC/ST OBC का इस कानून से शोषण कर रही है। जो इसका दुरुपयोग होगा जिन छात्रों का, वो कहाँ मुंह दिखाएंगे? वो किसी काम के रह जाएंगे कि नहीं? उनका तो उपयोग करेंगे बड़े बड़े छात्र नेता हैं साथ में। तो कुल मिला के आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यूजीसी जो है एक प्रकार का छुट्टा सांड है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। लेकिन मुझे अपनी पूरी सरकार से उम्मीद है कि ये सरकार ऐसे सांडों पे लगाम कसेगी और यूजीसी को उसकी औकात याद दिलाएगी कि आपका काम छात्रों में समानता बनाना है। आप 1956 में इसलिए आए थे कि छात्रों के बीच में समानता पैदा करें, ना कि असमानता पैदा करें। तो यूजीसी को मैं समझा देना चाहता हूं। और ये छात्र है, छात्र शक्ति को ना बोले, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। ये बहुत छोटी चीज है, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। 2 मिनट से 2 मिनट लगेगा भाई। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो यूजीसी है अगर इस तरह के कानून बनाती है तो मैं ये कहूँगा कि उसमें सिर्फ एक लाइन अंकित कर दे कि अगर किसी छात्र पर आरोप लगाए जाते हैं और वो छात्र बिना जांच के उसके कारावास हो जाते हैं या फिर कोई कार्रवाई होती है, तो सिर्फ उसमें एक लाइन उसमें अंकित कर दे कि अगर वो छात्र आरोपित साबित नहीं होता है तो उस छात्र पर आरोप लगाने वाले छात्र को या फिर कोई भी व्यक्ति को उसके 5 गुना उस जितना वो करवास काटा है उसका 5 गुना करवास उसको काटना पड़ेगा और 50 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। अपने आप ये समानता आ जाएगी। इसका तो प्रावधान ही नहीं है कि है क्या प्रावधान मतलब ही नहीं है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा कि उसके नीचे ये लाइन अंकित कर दें, अंकित कर दें कि इस तरह का प्रावधान आ जाए। मैंने आरोप भी लगा देंगे और गलत साबित हुए तो भी कुछ नहीं, जाओ। नहीं, बाकी आप समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी जिसको, अरे हम खूब समझ रहे हैं। जैसे मैंने आरोप लगा दिया आपके ऊपर, अब झूठा आरोप लगा दिया और जब साबित हुआ, साबित करने की जरूरत ही नहीं कि मैंने झूठा लगाया, सही लगाया। यही चीज है, यही ना? हाँ, साबित कर। इसमें अगर मान लीजिए मैं झूठा साबित भी हो गया तो मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो लगा दिया इंटेंशन से, आपका चेहरा, आपकी ये दाढ़ी पसंद नहीं आई और मैं जल रहा हूँ, मैंने कहा जाओ यार इसको ठीक कर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो बच्चा आरोप लगाया उसके पर अगर आप पे आरोप लगाया किसी ने, तो जो आरोप लगाने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर उसके 5 गुना वो जितना वो करवास काटा है। आपकी बात समझ गया कि उसको भी दंड दिया जाए। जी, यूजीसी विधेयक के संदर्भ में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है और कुछ शेष मुझे नहीं लग रहा है कि है, लेकिन ये शुद्ध रूप से तुगलकी फरमान है। इसमें यही है, न वकील, न दलील, न अपील। इसके लिए मैं चंद शब्दों में बस कहना चाहूँगा कि लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर का फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। तो यही सवर्ण समुदाय के समस्त छात्रों के साथ होने वाला है। सवर्ण समाज के समस्त छात्र छात्राओं के ऊपर एक ऐसा कुठाराघात है, एक ऐसा बड़ा हथौड़ा है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक नहीं सुधरने वाला है। ये देखिए पिछड़े हैं आपके साथ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, चलिए आप कैंपस हमारे साथ टहलिए, एक नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों ऐसे छात्र मिलेंगे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो इस बात का विरोध करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि यूजीसी के द्वारा लाया गया यह अधिनियम शुद्ध रूप से छात्रों के बीच में ही भेदभाव पैदा करेगा, खाई पैदा करेगा। विश्वविद्यालय में जब कोई छात्र आता है तो अपने छात्र को दोस्ती करता है, किसी जाता है प्रोफेसर से पढ़ने के लिए तो उनकी जात नहीं पूछता है, धर्म संप्रदाय नहीं होता है। हम छात्र हैं, छात्र समाज से जुड़े हुए छात्र नेता हैं, हम लोगों के लिए कोई किसी प्रकार की असमानता भेदभाव का जगह नहीं होता है। लेकिन यूजीसी अगर इस प्रकार का विधेयक ले आएगी तो आने वाले समय में इतना उग्र आंदोलन प्रदर्शन होगा कि सवर्ण छात्रों की जो ताकत है, जो ठाकुर ब्राह्मण और ये बनिया बिरादरी है, इसकी ताकत अंदाजा लग जाएगा। क्या भैया?
देखिए यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका मोटो क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। इसका मतलब यूजीसी का काम है ज्ञान और विज्ञान को लेकर। यूजीसी क्या कर रही है? ये तो राजनीति में घुस रही है। छात्रों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। ये जो इक्विटी गाइडलाइन, सबसे पहले मैं इक्विटी बताना चाहता हूँ। इक्विटी होता क्या है? इक्विटी मतलब होता है कि सबको समान रूप से अधिकार देना, कि जैसे कि सबकी स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो सके। क्या श्रवण में लोग गरीब नहीं है? क्या वो शोषित नहीं हुए हैं? जो मेरा मानना है कि अगर आपको ये इक्विटी देना है, पिछड़े और दलितों में दबंग नहीं है? बिल्कुल दबंग है, सब गुंडा ही करते हैं। SC/ST एक्ट है, टोटल गुंडा कानून है। कुछ दिन पहले देख लीजिए, कुछ दिनों पहले मैं आपको एक फिर से याद दिला रहा हूँ, यही विश्वविद्यालय के धरती पे तमाम ऐसे कुत्सित मानसिकता से ग्रसित लोग, अराजक और अनैतिक तत्वों ने नारा लगाया कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी विश्वविद्यालय की धरती पे। तमाम हमारे भाई हैं, सब कहेंगे, लेकिन एक बार कोई किसी प्रकार का उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, तमाम ऐसे एक्ट हैं, ST/SC एक्ट है, आपका दहेज उत्पीड़न मामला है, फिर ये आपका जो एक्ट आया है, ये अधिनियम ये नया है ही। NCRB का डेटा उठा के देख लीजिए, किस प्रकार से वो खुद कहता है कि 75% दिन केस जो आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए। आप हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है। बाकी एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, हर विश्वविद्यालय के पास अपना एक इंटरनल एश्योरेंस कमेटी होता है। जो भी इस तरह के मामले होते हैं वो कमेटी देखती है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को क्या ज़रूरत थी इतने बड़े लेवल पे ये सब कानून लाना, जिससे लोगों में भेदभाव, स्टूडेंट्स में भेदभाव को लेकर आपस में जो छात्र हैं वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं और एक असंतोष का भाव तो देखने को मिल ही रहा है। क्यों भैया, आप भी कुछ बोलेंगे? छात्र हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बता रहे हैं कि इसमें एक श्रवण को ऐसे ही गुंडा ठहरा दिया गया है, अलग करके। हाँ, कि मतलब जो सवर्ण लड़के हैं वो गुंडे हैं ही। हाँ, पहले ही बता दिया गया है, पीड़ित करेंगे ही। हाँ, सवर्णों को भी पीड़ित किया जा सकता है, शोषण करेंगे ही, सवर्णों को भी शोषित किया जा सकता है। तो इसमें उसको अलग करके पहले ही जाहिर कर दिया गया है कि वो पहले ही गुंडे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवर्णों को भी उसमें ऐड किया जाए। अच्छा, क्या भैया, क्या है आपकी राय? देखिए, 2012 के यूजीसी की जो रूल आया था उसमें लिखा था कि जैसे अगर कोई फर्जी अगर कोई केस करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, अगर पाया गया फॉल्स पाया गया तो। लेकिन 2026 वाले में इसको हटा लिया गया है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया है कि अगर कोई फॉल्स केस करता है तो नहीं, इसको हाईलाइट ही नहीं किया गया है, इस पे कोई बात ही नहीं की गई है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जैसे मोदी जी बोलते हैं कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, लेकिन इस अधिनियम के आने के कारण हम एक तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भाई हैं जो अदर कास्ट के, जो छोटे कास्ट के हैं, उनसे हमारे बीच जो भेदभाव वो बढ़ता चला जाएगा। इससे हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ प्रावधान लाया जाए, बदला जाए इसको और इसको लागू किया जाए। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। भैया आप भी बताओ। सर, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोस्ती जो होती है वो जाति और धर्म से ऊपर होती है। दोस्ती कभी जाति देख के नहीं होती। हम विश्वविद्यालय प्रांगण में आते हैं, हम अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, हम कभी ये पूछ के नहीं पढ़ते या दोस्ती करते हैं कि भाई तुम किस जाति के हो। हम छात्रावास के लड़के हैं, छात्रावास में जिस थाली में खाते हैं उसको धुल के फिर वो दूसरा लड़का भी खाता है। हम कभी ये भेदभाव नहीं करते कि हम ये अदर कास्ट के हैं, मैं इनके साथ नहीं खाऊंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। कुल मिला के इसमें स्वरों को ये दिखा दिया गया है कि वो सिर्फ मतलब शोषण करते ही हैं, मतलब शोषण करने के लिए ही बने हैं। 2012 के समय जो गाइडलाइन थी उसमें ये था कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है और वो आरोप गलत साबित हो जाता है तो फिर उसके पे कार्रवाई की जाएगी। आखिर इस कानून को क्या मतलब इसको हटाने की क्या जरूरत थी, मैं पूछना चाहता हूँ यूजीसी से। यही मेरा प्रश्न है। खुद ही बांटने का काम कर रही है। मुझे तो लगता है कि यूजीसी खुद ही बांटने का काम कर रही है जिस छात्रों को। यहाँ पे देखिए सारे वर्ग के लोग हैं, सारी जात बिरादरी के छात्र खड़े हुए हैं। यहाँ तो कहीं मुझे असमानता नहीं नजर आ रही है। तो आखिर खुद ही मुस्लिम समुदाय, मैं तो खुद ही मुस्लिम समुदाय से, उनको आखिर असमानता कैसे नजर आ गई और उन्होंने जनरल कैटेगरी को ऐसे लात मार के बाहर कर दिया? देखिए, जैसे समाज में ये भ्रम है कि श्रवण जाति के जो होते हैं वो गुंडे होते हैं। मैं अपनी आप बीती कहानी सुना रहा हूँ। 14 अक्टूबर की बात है। यहीं एनसीसी कार्यालय है, एनसीसी ऑफिस है विश्वविद्यालय के अंदर। वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था एनसीसी का, और मैं एनसीसी का एकदम एक्टिव कार्यकर्ता हूँ। तो मैं वहाँ पे अपना कार्य कर रहा था। वहाँ पे कुछ SC/ST के बच्चे आए और मुझसे लड़ाई करने का प्रयास करने लगे। और उसके बाद लड़ाई किए। लड़ाई करने के बाद वो खुद मुझ पे आरोप लगाने लगे कि हमें जाति सूचक शब्द कह रहा था, और जो कि ये गलत सिद्ध हुआ। उसी में लपेटे में आ गए आप हैं? क्यों भैया?
देखिए, मैं कहना चाहूँगा बिल बहुत अच्छा है, पर कुछ संशोधन की ज़रूरत है। संशोधन ये है कि अगर या तो आप जनरल कैटेगरी को इसमें इंक्लूड कर लीजिए या तो अपना बिल वापस कर लीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे और कोई लोअर कैटेगरी के लड़के के बीच में लड़ाई हो गई है, ठीक है। अब वो तो यूजीसी के कंधे पे रख के मेरे ऊपर बंदूक चलाएगा, मुझे 3 साल की सज़ा दिलवाएगा, ठीक है, मेरी डिग्री कैंसिल करवाएगा, मेरा तो भविष्य गया ना। और ये एसी में रूम में बैठ के अपना नियम बनाते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा बताइए। ना मैं कोई लीगल जस्टिस की मतलब सोच सकता हूँ कि मेरे साथ होगा, क्योंकि ये लोग मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, उस पर भी फाइन चार्ज नहीं लगाएंगे। तो ये कहाँ की इक्वलिटी है? हम लोग स्कूल से पढ़ते आते थे कि इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, साथ में बैठते थे, लंच शेयर करते थे अपना देश को। मतलब जब हम इक्वल होंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा ना। हम लोग इक्वल ही नहीं है, ये उन यूजीसी वालों को समझ में नहीं तो आता। होनी चाहिए। अरे राजनीति है तो राजनीति नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये बताइए, जब से देश आज़ाद हुआ तमाम सरकारें आई। इधर आइए, इधर बहुत बड़ी बात। हमने कहा कि राजनीति भी तो होनी चाहिए। पर राजनीति होती है ना, तो राजनीति करो ना, पर देश को तो ना बेचना है। आपने तो नियम बना दिया, हम लोग अलग अलग हो गए, फूंक डाल दी, देश कैसे विकास होगा? आप तो इसी के कमरे में बैठे हो। मैं वही बात कहने जा रहा हूँ कि 1947 जब से देश आज़ाद हुआ, पहली सरकार बनी और आज तक सारी सरकारें कहती आ रही हैं कि हम ओबीसी, एसटी, एससी, पिछड़ों की सरकार है, दलित की सरकार है, माइनॉरिटी की सरकार है। अब भी इनको लग रहा है कि शोषण हो रहा है। तमाम ऐसे एंटी रैगिंग के मामले हैं। आप अभी प्रॉक्टर ऑफिस और यूजीसी में जाके देख लीजिए, 90 से 95% एंटी रैगिंग के मामले फर्जी निकलते हैं। वही हाल ST/SC का है, वही हाल OBC का है। ऐसा कोई है ही नहीं विश्वविद्यालयों के अंदर। लेकिन यूजीसी क्या पता नहीं कहा जाता है कि यहाँ अधिकारी जब शासन चलाएगा तो यही स्थिति होगी। नेताओं के हाथ से कंट्रोल निकल चुका है, नेता अब अधिकारी मालिक। धर्मेंद्र प्रधान तो मंत्री है ना HRD के, मंत्री UGC के। भाजपा के सरकार नेता थोड़ी चला रहे हैं, मंत्री चला रहे हैं, ये अधिकारी चला रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी चला रहे हैं। नेताओं का पावर खत्म हो चुका है। नेताओं का पावर जब था तब था, अब अधिकारियों के हाथ में पूरा कंट्रोल है। तो भाई सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ऐसे हैं जो अभी कुछ दिन पहले एक और यूजीसी छोड़िए, अभी एक विषय आया है जिसमें ये विश्वविद्यालयों में जो ऐसे शिक्षा में पद डाल रहे हैं जिसमें जेंडर इक्वलिटी के नाम पे ना वो पब्लिक कर दिए हैं कि जेंडर न्यूट्रलिटी। उनके ऐसे ऐसे कारनामे हैं और वो 13 तारीख से ये नियम लागू है। आज तक वो दिखे नहीं। अभी मैं परेड देख रहा था, आज वो परेड में दिखे। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी सरकार ने बटेंगे कटेंगे एक है तो सेफ है का नारा दिया था। और अगर आप ऐसे प्रावधान लाएंगे तो हमारी जातियों में विभेद होगा। फिर कहाँ से बटेंगे तो कटेंगे। बात है, बटेंगे तो कटेंगे। हम तो यूजीसी से ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में अभी समर्थ पोर्टल आया, विश्वविद्यालय को इस पे ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा लेट हो रही है। ठीक, परीक्षा लेट हो रही है। अभी उसके बाद आप देखेंगे जो स्कॉलरशिप का मामला आता है, आधे लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, पढ़ाई क्लासेस नहीं चलते हैं, विश्वविद्यालय की बिल्डिंगें जर्जर पड़ी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, नए हॉस्टलों का निर्माण नहीं हो रहा है, खाने की स्थिति जर्जर है, कैंटीनों में घुस जाइए वही गंदगी है, हर जगह ये नहीं देखेंगे। अब ये जातियों में बांटना है, लड़कों को बर्बाद करना है और कुछ नहीं है। ये भारत के भविष्य के लिए। भाई भविष्य भैया ऐसा है कि आपने धर्मेंद्र प्रधान की बात की। धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी खुद राजा थे, वो राजा के बेटे, तो उनको हम जैसे आम छात्रों का दुख दर्द नहीं पता होगा। सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ एक लाइन बोलूँगा कि जुल्म के सारे हुनर हम पे यूँ आजमाए गए, जुल्म के सारे हुनर हम पे यूँ आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने, हम ही जुल्मी कहलाए गए। जितना कुछ कानून होगा इस देश में, सब में सामान्य वर्ग को निकाल के फेंक दिया जाता है, जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है। मेरी पीड़ा सिर्फ इतनी है कि अगर कोई कानून आप बनाते हो तो इंक्लूसिव कानून बनाइए कि उसमें हमें भी कोई अधिकार दीजिए, हम भी किसी से जाके अपने मन की व्यथा कह सकें। समानता के जो मूल अधिकार हैं उससे वंचित किया जा रहा है। और यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे और इश्यूज हैं, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाना है, पीना है, सफाई है, व्यवस्था है, नियम है, कानून है, समय से परीक्षा हो जाए वो ज़रूरी है। यहाँ पर लोग जो हैं आएँ, ठीक से पढ़ें, अच्छा रिसर्च हो, अच्छा यहाँ पे शिक्षक हों, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन एक ऐसा आ गया नियम यूजीसी ने दे दिया कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के बीच में चेहरे पर हवाइयाँ छाई हुई हैं। ये हंस रहे हैं, 1 मिनट बहुत देर कर दिए, उसी समय बोलना चाहिए था आपका। नेताजी बताइए। एक चीज़ है, यहाँ सारे छात्र बैठे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि इसी सरकार ने EWS लाकर सामाजिक न्याय करा था। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सब बातें जब प्रधानमंत्री तक पहुँचेगी तो इतने
संवेदनशील व्यक्ति बहुत है। संवेदनशील है, वो तो बदलाव जानते ही नहीं लाएंगे, होंगे। इस UGC ये बदलाव विद्यार्थी होगा। परिषद के हैं राजशेखर, मैं समझ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मलहम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी तक ये बात ही नहीं गई होगी, यूजीसी आ गया होगा। चलिए इन्हीं की बातें प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाएं। और आप भी को भी कुछ बोलना है? मुझे ऐसा लगता आप भी है, विद्यार्थी परिषद। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी चुप रहना, मौन रहना भी समर्थन होता है इस बिल का। और जो आज सवर्ण समाज के नेता कर रहे हैं वो मौन समर्थन दे रहे हैं। ये विद्यार्थियों के इनके चेहरों को देखिए, ये सारे चेहरे आपके कैमरे जब दिखाएंगे तो सबके चेहरों पे डर दिख रहा होगा, लेकिन ये जो डर है वो आप किसी नेता के चेहरे पे नहीं देखे होंगे, क्योंकि उनका बेटा यहाँ ही नहीं है, उनका बेटा विदेशों में पढ़ रहा है। तो डर तो हमारे माँ बाप डरेंगे ना कि हमारा बेटा विश्वविद्यालय में गया पढ़ने के लिए और ऐसा ना हो कि उधर से 2 मुकदमे लेकर के चला है। मुकदमा तो छोड़िए, मुकदमा होने के बाद समझौता करने के लिए भी दिल्ली वाला प्रकरण संज्ञान में आप लोगों के आया होगा। आप ही लोगों ने दिखाया है कि वहाँ दिल्ली का कोई पार्षद है, उसकी बिटिया को किसी दलित के बेटे ने प्रपोज किया है, उसने स्वीकारा नहीं है, तो उसको एक्सेप्शन से परसेप्शन तो नहीं बनते हैं। क्या है कि ये विषय होगा, ये विषय आएंगे, ऐसे विषय और नेता जो भाई जी भाई साहब, चर्चा राजनीति पे होगी तो एक पॉइंट मैं भी जोड़ता हूँ। ये जितने जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये अपने जब क्षेत्र में जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, सवर्ण के नेता बनने का दम्भ भरते हैं। लेकिन क्या पार्टी और दलगत विचारधारा इनकी इतनी कुत्सित हो चुकी है कि आज उनकी समाज के बच्चों पे एक ऐसा बड़ा कुठाराघात हो रहा है तो वो मौन व्रत धारण लिट्टी चोखा खाकर और अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए बैठे थे कि अधिकारी उनका सुन नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके चेहरे पर हवाइयाँ छाई हुई हैं और डर इस बात का है कि नेता के बेटे और बेटियां तो MIT में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, स्टैनफोर्ड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जिसका हुआ मलेशिया तक पहुंच गए, इधर चाइना पहुंच गए। वहाँ तो कुछ डर है नहीं, लेकिन इस यूनिवर्सिटीज़ के चारदीवारी में एक खौफ, एक डर का माहौल है कि भविष्य क्या होगा। निश्चित रूप से आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ज़रूर जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ विद्यार्थी परिषद के भी नेता हैं, स्टूडेंट्स हैं। कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स इसमें हैं जो नेतागिरी भी नहीं करते, हॉस्टल से आए हैं। तो खैर, इस रिपोर्ट में मैंने UGC के जो नए नियम हैं उसका क्या इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स पर, ये दिखाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।